तो ये आज हम देखते हैं मोललता। उम्मीद करता हूँ इसके पिछले वीडियो में आपने मोलरता और नॉर्मलता को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कुछ उसी से मिलता जुलता यहाँ हम देखेंगे मोललता। अगर मान लें हमारे पास एक विलयन है और इस विलयन में हम विलयन का आयतन न कह के विलायक का द्रव्यमान कंसीडर करें। और इस विलायक में कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है, विलेय की मात्रा। अविलेय की मात्रा को हम यहाँ दिखाएंगे विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। सेम जैसे हमने मोलरता पढ़ा था उसी तरह से मोललता भी है, बस डिफरेंस ये है कि हमें विलयन का आयतन न कह के हम विलायक के द्रव्यमान की चर्चा करेंगे। और विलायक का द्रव्यमान 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलेय के मोलों की संख्या घुला हुआ है, उसी को हम मोललता कहते हैं। जैसे हम मोलरता में कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, उसी तरह से हम 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो सिंपल वे में हमारी डिफिनीशन हो जाती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसी प्रकार से अगर हम इसके लिए फार्मूला लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि मोललता यानी स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ जो हमारा है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो हमारी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ हो गई कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही हम मोललता कहते हैं। और मोलों की संख्या के बारे में हमने लास्ट वीडियो में मोलरता में देखा था, मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा और भी किसमें, ग्राम में, अपॉन विलेय का अणुभार। ये हमने देखा था कि मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं फार्मूले को, और सिंपल किया जा सकता है। इसको लिखते हैं विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन मोलों की संख्या की जगह हम इस चीज़ को लिख रहे हैं विलेय का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये इतनी चीज़ें हो गई। और हमने विलेय की मात्रा को स्मॉल w से दिखाया है, विलेय का अणुभार इसे हम कैपिटल M से अगर दिखा दें, मॉलिक्यूलर वेट, और विलायक का द्रव्यमान इसको हम कैपिटल W से दिखाएं, और किस में है ये, किलोग्राम में। तो हम लिख सकते हैं कि मोललता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा W ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार M इंटू विलायक का द्रव्यमान W
किलोग्राम में, और अगर यह ग्राम में दे दिया जाए तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन मोललता के लिए ये निकल करके आता है। बात तो स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि जैसे अगर बहुत तनु विलयन दिया गया हो, तनु विलयन, और तनु विलयन कैसा हो, जलीय विलयन की हम बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि तनु जलीय विलयनों की मोललता, तनु जलीय विलयनों की मोललता बराबर होती है मोलरता के। इस बात को याद रखेंगे। अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ही तनु जलीय विलयन अगर है, तो मोललता और मोलरता लगभग बराबर होती हैं। इसका मतलब हो जाता है कि ये जो W ग्राम यानी विलायक का जो द्रव्यमान है वह विलयन के आयतन के लगभग बराबर हो जाता है। विलायक का जो द्रव्यमान है वह विलयन के आयतन के लगभग बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से मोललता और मोलरता दोनों बराबर होती हैं। वो भी केवल तनु जलीय विलयनों के लिए, इस बात को याद रखेंगे। बाकी के लिए डिफरेंट कुछ न कुछ होता ही है। ठीक है। एक प्रश्न और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है जो पूछा जाता है, परीक्षाओं में आता है। प्रश्न ये आता है कि मोलरता व मोललता में कौन ताप पर निर्भर करता है। तो हम लोग अगर इसके फार्मूले को ध्यान दें तो जो मोलरता का फार्मूला होता है वह विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अनुभार गुणे आयतन लीटर में होता है। तो ये मोलरता का फार्मूला है, और इस मोलरता के फार्मूले में हम देखते हैं कि जैसे विलेय की मात्रा यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, विलेय का अनुभार भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यह जो आयतन टर्म यहाँ दिया हुआ है, यह जो टर्म है वह आयतन पर जो है ताप पर निर्भर करता है। यानी ताप अगर बढ़ाया जाए तो विलयन का आयतन जो है वो थोड़ा बहुत परिवर्तित हो जाता है और बढ़ जाता है। तो यानी कि इस पूरे फार्मूले में यह जो आयतन टर्म है यह ताप पर डिपेंड करता है, और ताप बढ़ाने पर आयतन जो है वो बढ़ता है, इसलिए मोलरता जो है वो क्या होती है, घट जाती है। अगर ताप बढ़ाया जाए तो मोलरता घट जाती है। इस रिलेशन को याद रखेंगे कि ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है, क्योंकि मोलरता जो है वो आयतन पर निर्भर करती है, और ताप बढ़ाने पर आयतन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोलरता घट जाती है। लेकिन अगर हम मोललता वाले अपने फार्मूले में देखें तो यहाँ कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो ताप पर डिपेंड करता हो, कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो ताप पर डिपेंड करता हो। अर्थात अगर हम ताप बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी में टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, ताप पर निर्भर कौन करता है, मोलरता या मोललता में। तो हम इस रिलेशन को लिख करके इस बात को स्पष्ट कर देंगे और देखते हैं क्या कि मोलरता ही केवल ताप के द्वारा प्रभावित होती है। और ताप के द्वारा प्रभावित कैसे होती है, ताप बढ़ाने पर मोलरता जो है वो कम हो जाती है। तो ये कुल मिला करके मोललता के बारे में चीज़ें हो गई। तो एग्ज़ाम में पूछा सकता है मोललता किसे कहते हैं, मोललता पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, और हमारे लिए 1 नंबर के क्वेश्चन में ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट होता है, मोलरता और मोललता में कौन ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं मोललता के बारे में। अब इसको हम कुछ प्रॉब्लम के माध्यम से और स्पष्ट कर लेते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो 400 अभी हमने देखा कि मोललता के लिए हम फार्मूला क्या होते हैं, मोललता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार। तो लिख सकते हैं m किसका है, ये सल्यूट का, यानी कि विलेय का है ना, ये विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान W किस चीज़ में है, किलोग्राम में, या इसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब हम अपने इस फार्मूले में रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें देखते हैं 440 ग्राम विलायक की बात कर रहा है, यानी कैपिटल डब्लू जो ग्राम में है वो ये दिया हुआ है, और 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो यानी कि ये स्मॉल डब्लू ग्राम में ये दिया हुआ है। और अब इसमें हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। स्मॉल डब्लू ग्राम दिया है 20 और इंटू हो गया 1000 अपॉन एम सल्यूट। एम सल्यूट में सल्यूट हमारा क्या है, इसमें NaOH है, तो इसकी वैल्यू होती है 40, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट है NaOH का, अणुभार है, वो होता है 40। इसको लिख देंगे यहाँ पर 40 इंटू डब्लू ग्राम दिया है 440 ग्राम दिया हुआ है, तो ये हमारा आ जाता है 1.136 m। अब यहाँ पर हम m की जगह लिख सकते हैं 1.136, यहाँ लिख सकते हैं हम मोल पर kg सॉल्वेंट। पर kg सोल्यूशन होता था मोलरिटी में, तो यहाँ मोल पर लीटर वहाँ पर होता था, तो यहाँ पर क्या होगा मोल पर kg, क्योंकि हमने क्या लिया है, विलायक लिया है, और भी ग्राम में लिया है या किलोग्राम में लिया है, तो मोल पर kg हम इसको कहेंगे। इसकी यूनिट यहाँ पर होगी मोल पर kg, या इसको स्मॉल m से भी लिख सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न और हम देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 14.625 ग्राम NaCl को 250 मिलीलीटर जल में विलय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता का फार्मूला हमने देखा है, मोललता का फार्मूला हमारे सामने है। यहाँ पर इस फार्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, डब्लू ग्राम चाहिए, है ना, यानी कि विलय की मात्रा चाहिए। तो विलय हमारे इस प्रश्न में कौन है, 14.625 ग्राम NaCl को 250 मिलीलीटर जल में विलय किया गया है, तो ये हमारा विलायक है, यानी कि कैपिटल डब्लू है ये, और स्मॉल डब्लू हमें चाहिए, ये हमारे पास है 14.625 ग्राम, और एम सल्यूट। अब सल्यूट हमारा NaCl है, तो एम NaCl जो है वो कितना होगा, ये हो जाता है, जैसे Na के बारे में हम जानते हैं कि Na का परमाणु भार होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो NaCl का टोटल हो जाएगा 58.5, ये इसका अणुभार आ गया, तो ये जाएगा 58.5। तो हमारे पास प्रश्न में जो चीज़ें दी गई हैं वो हमारे पास लगभग आई गई हैं। यहाँ पे डब्लू ग्राम में दिया है, विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है एक्चुअली में क्या, जल हमारा जो है विलायक है, और हमको इसका कैपिटल डब्लू चाहिए। तो हमें इस बात को थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो हमने अभी बात भी किया था कि जो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, तन विलयन जो होते हैं, उसमें ये हमारे पास दिया है VmL दिया हुआ है, कितना है 250 मिलीलीटर, लेकिन तन विलयन में जो विलायक का आयतन है मिलीलीटर में, वह इसके ग्राम में भार के बराबर होता है। ग्राम में भार और इसका आयतन, विलायक की बात हो रही है, यानी जल की बात हो रही है कि जल का जितना आयतन होता है उतना ही उसका ग्राम में भार भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 250 ग्राम भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा WmL जो है वो डब्लू ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 250 ग्राम कहलाएगा। है तो मालूम आयतन दिया हुआ है, लेकिन हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जल के केस की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। तो अब हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं कि m इक्वल टू डब्लू ग्राम दिया 14.625 इंटू 1000 अपॉन m सल्यूट है हमारे पास 58.5, और डब्लू दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 250 ग्राम है ये, तो यहाँ से ये कट जाएगा ये 4 टाइम्स, और फिर इसको हम यहाँ से काट देंगे तो ये जाएगा 14.625, दैट इज़ इक्वल टू 1 m कह सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको 1 मोल पर kg भी लिख सकते हैं। ये मोलैलिटी की यूनिट हो जाती है, मोल पर kg, तो इसको हम शॉर्ट में स्मॉल m से भी दिखा सकते हैं।
एक अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ये हमारे कॉन्सेप्ट को बनाने वाले प्रश्न हैं। तो थोड़ा सा मैं देखते हैं। अब हमने क्या किया, मोललता का जो हमारा प्रश्न है उसमें हमने परसेंटेज कंसंट्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उस परसेंटेज कंसंट्रेशन का भी इस्तेमाल कर लिया है इस प्रश्न में। तो ये प्रश्न दो कंसंट्रेशन टर्म्स को मिला करके बना हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है इस प्रकार का जो प्रश्न होता है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्न में पूछा गया है विलयन की मोललता, यहाँ भी पूछी गई है। तो फार्मूला हमारे सामने है। मोललता के लिए होता है विलेय की मात्रा चाहिए ग्राम में, और क्या चाहिए, विलेय का अणुभार चाहिए, और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो ये तीन चीज़ें चाहिए हमें। तो हमारे इस प्रश्न में दिया, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि H2SO4 का एक नमूना दिया गया है, यानी कि एक सलूशन है H2SO4 का। H2SO4 का एक विलयन है। अब H2SO4 का विलयन की बात कर रहा है। H2SO4 का विलयन एक दिया है और इसकी सांद्रता दी है कितनी, 94% दिया है। वो भी दिया है वेट बाई वॉल्यूम। तो आपको पहले आपने पढ़ा होगा कि वेट इस तरह की चीज़ों का क्या मतलब होता है। अगर परसेंटेज कंसंट्रेशन को, यानी कि जो हमारा पहला वीडियो है उसको देख लेंगे तो वहाँ परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आशय क्या निकलता है, और हम लोगों ने बात किया था ये जो पहला टर्म है वो विलेय को स्पेसिफाई करता है, और ये जो दूसरा टर्म है ये किसके लिए है, विलयन के लिए है। और विलयन कितना, 100। अब वी दिया है तो मिली लीटर, और डब्लू दिया है तो किस में होगा, ग्राम में होगा। यानी विलेय की मात्रा ग्राम में यहाँ बताया जा रहा है, और वी लिखा है यानी विलयन का आयतन है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं क्या, कि 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय कितना है, 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय हो गया 94 ग्राम। विलेय हमारा यहाँ प्रश्न में क्या है, H2SO4। ये विलयन किस चीज़ का बना हुआ है, H2SO4 का बना हुआ है। यानी H2SO4 को वाटर में डिज़ोल्व किया गया है तो हमारा सोल्यूशन बना है। तो 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय यानी H2SO4 की मात्रा कितनी हो गई, 94 ग्राम हो गई। बात स्पष्ट हो रही है। यानी हमारे इस प्रश्न में स्मॉल डब्लू दे रखा है, कितना है, स्मॉल डब्लू हमारे इस प्रश्न में दे रखा है 94 ग्राम दे रखा है। ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए होता है, एम सल्यूट चाहिए होता है। H2SO4 हमारा यहाँ पर इस प्रश्न में क्या है, सल्यूट है, यानी कि एम सल्यूट यानी कि एम H2SO4 यही हमारा विलेय है। तो इसमें कितना हो जाएगा इसका, 98। H2SO4 का जो अणुभार होता है वो 98 होता है। बात स्पष्ट हो रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं और क्या चाहिए हमें, कैपिटल डब्लू ग्राम में चाहिए। कैपिटल डब्लू क्या चीज़ है, विलायक का द्रव्यमान है। और हमारे पास देखिए हमारे इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी हैं। हमें ये पता है कि विलयन जो है वो बनता है किस किस चीज़ से बनता है, विलेय से बनता है और प्लस विलायक से बनता है। यानी किसी भी विलयन को बनाने के लिए दो कंपोनेंट लगते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक विलेय है और एक विलायक है। और हमें इस प्रश्न में क्या चाहिए, विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो हम क्या करें, हमारी ये तीनों चीज़ें अगर द्रव्यमान में पता हो, विलयन का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान, तो हम सीधे लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान यानी कैपिटल डब्लू ग्राम, यही है हमारा। तो कैपिटल डब्लू ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान माइनस कर देंगे क्या चीज़, विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हमारे इस प्रश्न में दे रखा है कि विलयन का घनत्व दे रखा है। यहाँ से निकालना है हमें, विलयन का घनत्व दे रखा है। तो विलयन का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी सिंपल जो फार्मूला है हमारे पास वो हमें पता है कि विलयन का या किसी भी चीज़ का जो घनत्व होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये हमें पता है। और हमें क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान निकालना है। विलयन का द्रव्यमान चाहिए तो हम लिख सकते हैं विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। तो विलयन का घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम पर लीटर, और गुणे आयतन दे रखा है। आयतन कितना है भाई, हमने यहाँ बात की किस में है,
100 मिलीलीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 1.84 से हो जाएगा 184 ग्राम, यानी विलयन का द्रव्यमान यहाँ से निकल के आता है 184 ग्राम। और अगर हमें विलयन का द्रव्यमान 184 ग्राम मालूम है तो विलेय का जो द्रव्यमान है, विलेय कितना है 94 ग्राम, ये 94 यहाँ से माइनस कर दीजिए तो निकल करके क्या आ गया 90 ग्राम। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमको थोड़ा सा हमारा ये काम यहाँ पर बढ़ जाता है, लेकिन इसी से हमारा जो प्रश्न है वो आसान भी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में दिया क्या है, H2SO4 का विलयन दिया है और उसके नमूने का जो कंसंट्रेशन है वो दे रखा है, परसेंटेज कंसंट्रेशन 94% है, वेट बाय वॉल्यूम है। और इस टर्म का मतलब होता है कि 100 मिलीलीटर विलयन में कितना ग्राम विलेय उपस्थित है, तो 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय H2SO4 ग्राम है। एक नंबर का ये प्रश्न इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट बनता है कि H2SO4 का विलयन इतने परसेंट दिया है, इससे क्या आशय है, तो हम बताते हैं इसका मतलब यही है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 94 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। तो यानी कि हमारा विलेय क्या है, H2SO4 है, यानी जो विलयन है H2SO4 का उसमें विलेय हमारा क्या है H2SO4 है। अब H2SO4 का हमें ग्राम में मात्रा पता है और विलयन का द्रव्यमान बराबर हो सकता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। जाहिर सी बात है विलयन जो है विलेय और विलायक दोनों को मिलाकर बनता है, तो दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर। और हमें चाहिए इस प्रश्न में क्या, विलायक का द्रव्यमान चाहिए होता है, और विलायक के द्रव्यमान को निकालने के लिए विलयन के द्रव्यमान में से अगर हम विलेय के द्रव्यमान को माइनस कर दें तो विलायक का द्रव्यमान निकल आएगा, जिसे हम W ग्राम से दिखाते हैं। तो कैपिटल W ग्राम इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान इज इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान तो हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया है कि 94 ग्राम है। अब कितने में, 100 मिलीलीटर विलयन में, तो 100 मिलीलीटर विलयन में, यानी कि अगर हम विलयन का हमें आयतन दिया है, विलयन के आयतन को विलयन के द्रव्यमान में कन्वर्ट कर लें। और द्रव्यमान कहाँ से मिलेगा, हमें पता है कि चूँकि होता क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। विलयन का घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम पर लीटर, और इनटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितने मिलीलीटर विलयन के लिए हम द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो 100 मिलीलीटर के लिए निकाल रहे हैं, तो 100 इज इक्वल टू 1.84 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इज इक्वल टू कितना आ गया 184 ग्राम विलयन का ये द्रव्यमान निकल कर। तो विलयन का द्रव्यमान 184 है, तो यहाँ से W ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 184 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो हमारे इस प्रश्न के लिए ये मिल गया, कितना हो गया, ये 90 ग्राम हो गया। अब हम यहाँ से मोलैलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। चाहिए क्या क्या, W ग्राम चाहिए, तो W ग्राम यहाँ पर कितना दे रखा है 94 ग्राम इंटू 1000 अपॉन एम सल्यूट। एम सल्यूट कितना होगा 98 इंटू कैपिटल W जो है वो कितना होगा 90 होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। इसको आया था 10.65 m लिख सकते हैं इसको, या मोल पर kg लिख सकते हैं। बात में आ रही है, इसको शॉर्ट में लिखना हो तो 10.65 m लिख दिया, ऐसे लिख दिया है ना। और इसको थोड़ा सा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर kg है ना, ये मोलैलिटी के लिए यूनिट हो गई। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह का एक प्रश्न हम और देखते हैं, उसको पहले आप अपने से सॉल्व करेंगे। प्रश्न हमारा काफ़ी मिलता जुलता है पिछले प्रश्न से, लेकिन एक जो यहाँ शब्दावली है उसने थोड़ा सा काम यहाँ पर बढ़ा दिया, और अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो पूरा का पूरा प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ दे रखा, हम परसेंटेज कंसंट्रेशन में हमने पढ़ रखा था। भारानुसार का मतलब क्या होता है, भारानुसार यानी बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है W/W। अब यहाँ कह रहा है कि 27% H2SO4 का विलयन है, जो भारानुसार दिया हुआ कंसंट्रेशन इसका है जो, तो इसका मतलब ये हो गया, हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले कि इधर का जो टर्म है वो विलेय को स्पेसिफाई करता है, और इधर का जो टर्म है वो विलयन के लिए है। और यहाँ विलयन कितना हो गया 100, लेकिन W दिया है तो क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे इस बार, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ विलेय भी हमें किस में, यानी 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय है। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है कि विलयन का द्रव्यमान दे रखा है, विलयन का द्रव्यमान दे रखा है। और विलयन का द्रव्यमान अभी हम लोगों ने बात किया था किस किस चीज़ से मिलकर बना है,
विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी किसी भी विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। अब दे रखा है कि 27% H2SO4 है, तो विलेय की मात्रा कितनी हो गई, 27 ग्राम हो गई। तो 100 ग्राम विलयन में 27 ग्राम H2SO4 जो है घुला हुआ है। तो अगर एक प्रश्न हमने बताया था कि इस प्रकार का भी हो सकता है कि 27% H2SO4 भार अनुसार से क्या तात्पर्य है, W/W से क्या तात्पर्य, तो बता सकते हैं इसमें कि विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100। तो 100 ग्राम विलयन में विलेय 27 ग्राम उपस्थित है, यही इसका आशय होता है। तो विलयन का द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर हम, चूँकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, विलेय और विलयन का द्रव्यमान है, तो हम यहाँ से विलायक का द्रव्यमान फाइंड आउट कर सकते हैं। विलायक का द्रव्यमान जिसे हम किससे डिफाइन करते थे, कैपिटल W ग्राम कह रहे थे, कैपिटल W ग्राम है ये, इज इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, तो 100 माइनस 27। बात स्पष्ट हो रही है। तो ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस 27, दैट इज इक्वल टू 73 ग्राम विलायक का द्रव्यमान आ गया। और हमको मोललता के बारे में पता है कि मोललता जो होती है उसके लिए फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, वेट, यानी कि विलेय का द्रव्यमान स्मॉल W ग्राम बटे विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट। विलेय हमारा क्या है, H2SO4 है, तो हम इसको M/H2SO4 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनटू मोललता की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाता है W इन किलोग्राम, और ग्राम में लिखेंगे तो क्या करते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा जो है मोललता के लिए हो जाता है। तो हमें हमारे प्रश्न में यहाँ से पता है कि स्मॉल W कितना है, 27 ग्राम, और M/H2SO4 यानी विलेय हमारा H2SO4 है, तो इसका अणुभार कितना है, 98 है, और कैपिटल W ग्राम भी हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है, 73 ग्राम है। तो ये तीन बातें हमें मोललता के लिए चाहिए थी, जो सारी हमें पता है। तो 27 इंटू 1000 अपॉन M/H2SO4 हो गया 98 इंटू ये हो गया 73, तो ये टोटल निकल करके आ जाता 3.7 मोल पर kg। और हम लोगों ने बात किया था, इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हो सकता है 3.7 m, ऐसे लिख सकते हैं। ये मोललता के लिए हो गया। इसी प्रकार से हम मोलरता को भी डिफाइन कर सकते हैं। मोलरता होता क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय की मात्रा ग्राम में स्मॉल W ग्राम अपॉन M/H2SO4 यानी कि H2SO4 का अणुभार गुणे यहाँ पर क्या होता है, V होता है ml, यानी कि विलयन का आयतन है ये। ठीक है, डिफरेंस केवल देखें, दोनों फार्मूले में क्या है, यहाँ पे W ग्राम था विलायक का द्रव्यमान, और यहाँ विलयन का आयतन है मोलरता में। तो हमारे पास विलयन का द्रव्यमान तो है, लेकिन विलयन के द्रव्यमान को नहीं, हमें क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए। तो हम लोगों ने अभी बात किया था कि घनत्व तो क्या होता है, इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन हो सकता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं विलयन का आयतन इज इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का ही घनत्व भी चाहिए हमें। और हमारे पास घनत्व दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है H2SO4 के लिए, जो घनत्व है 1.198 है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हमारा है, 100 ग्राम विलयन है, और तो 100 ग्राम विलयन के घनत्व को दिया है यहाँ पर, इसके लिए 1.198 दे रखा है ना। तो ये आ जाता है हमारा 83.5 ml। ठीक है, हम अब यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। हमें केवल यहाँ पर W ग्राम और M/H2SO4 तो यही रहेगा, केवल हमें एक ये हमें अलग से पाना था, VmL चाहिए था, जो कि हमने यहाँ से क्या कर लिया, कन्वर्ट करके इसको पा लिया है। केवल कन्वर्ट करना है यहाँ पे, है ना। यानी कि हमारे प्रश्न में दोनों तरह से चीज़ें आती हैं, कभी कभी हमें ये फाइंड आउट करना पड़ जाता है, कभी कभी ये फाइंड आउट करना पड़ता है। चलिए हम इसको देखते हैं आगे। तो आता 27 इंटू 1000 अपॉन 98
इंटू 83.5, तो ये आ जाता है हमारा 3.29 मोल पर लीटर, या इसको हम शॉर्ट में उसी तरह सिंबलाइज कर सकते हैं 3.29 एम भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हो गए इधर भी। तो ये जो प्रश्न है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये फुल क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे एग्ज़ाम में आता है बोर्ड परीक्षा में, तो रिपीट भी किया हुआ प्रश्न है। तो आज हम लोगों ने मोललता कैसे सिंपली फाइंड आउट करेंगे, मोलरता कैसे सिंपली फाइंड आउट करेंगे, मोललता को परसेंटेज कंसंट्रेशन के साथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने जितने तरह के बोर्ड में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कर लिया है। अब हमें केवल क्या करना है, इसको प्रैक्टिस में अपने रखना है। ये फुल क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, ये हमें 3 नंबर देता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए होता है। और है प्रश्न में कुछ खास नहीं, केवल हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। और इस चीज़ को हम पढ़ने के लिए हम अपने जो हमारा लास्ट वीडियो है, या दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो हमारा सेकंड वीडियो है, उसमें हम लोगों ने परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में चर्चा किया था। तो वहाँ से आप उसको परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे फिर से देख सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ फिर से बता दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको और अच्छी तरह से वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मोललता भी ख़त्म हो गया। और इसके बाद एक और कंसंट्रेशन का टाइप बचा है, दैट इज़ मोल प्रभाज। उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।